आदमी ने अचानक देखा कि उसके पिताजी की कार के आगे बहुत सारी खरोंचें थी, यहाँ तक कि एक हेडलाइट भी टूटी हुई थी। उसे लगा कि शायद पिताजी ने किसी चीज से गाड़ी ठोक दी है, लेकिन पिताजी का रिएक्शन देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गया। उनका ये अजीब बर्ताव देखकर उसे लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पता लगा पाता, पुलिस आकर पिताजी को अपने साथ ले गई। असल में कल रात शहर के बाहर एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक नौजवान की जान चली गई, क्योंकि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही टक्कर मारने वाला फरार हो चुका था। हालांकि आसपास के लोगों ने बताया कि उस रात पिताजी अपनी कार से उसी रास्ते से गुजरे थे। भले ही पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन शक की सुई सीधे पिताजी पर थी। आखिर में पुलिस ने उनकी कार जब्त कर ली और जांच शुरू कर दी। कस्बे के सबसे ईमानदार जज होने के नाते लोग पिताजी की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अनगिनत केस सुलझाए और कई मुजरिमों को सजा दी। किसने सोचा था कि एक दिन वो खुद ही एक ऐसे केस में फंस जाएंगे जहां लोग उन्हें कातिल मानेंगे। आदमी को ये सब एक मजाक लगा। उसके पिता भले ही सख्त थे और उनका गुस्सा बहुत तेज था, लेकिन वो ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। बचपन से ही वो अपने ईमानदार पिता को अपना हीरो मानता था और इसीलिए वो खुद भी एक वकील बन गया था। छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत नाम कमा लिया था। इस अचानक आई मुसीबत के बीच वो अपने पिता को बेगुनाह साबित करना चाहता था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये केस उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। आदमी का नाम हैंक है, जो शिकागो का एक मशहूर वकील है। उसकी नजर में कानून सिर्फ उसके हाथों की कठपुतली है। हैंक पूरी तरह से एक लालची और शातिर वकील है। अगर उसे मुंह मांगी फीस मिले तो वो किसी भी बड़े से बड़े मुजरिम को बचा सकता है। अपने करियर की शुरुआत से ही हैंक ने अपनी बातों के जादू से अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों को बचाया है। वो आज तक कोई केस नहीं हारा। भले ही दूसरे वकील उसे पैसों का लालची और बेईमान कहते हैं, लेकिन उसने कभी भी लोगों की बातों की परवाह नहीं की। उल्टा हैंक बड़े घमंड से कहता है कि इन्हीं बुरे लोगों की वजह से ही वो आज महंगी गाड़ियां चलाता है और उसकी एक खूबसूरत बीवी है। हैंक की इन बेशर्म बातों के आगे दूसरे वकीलों को हमेशा हार ही माननी पड़ती थी। हैंक को लगा कि ये भी बस एक और बोरिंग सा केस है। हमेशा की तरह वो अपनी शानदार दलीलों से पूरे कोर्ट रूम को अपने काबू में कर लेगा और बड़ी ही आसानी से मुजरिम को बचाकर उसे बेगुनाह साबित कर देगा। लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट कोर्ट शुरू होने से पहले ही उसके फोन पर एक ऐसी मनहूस खबर आई जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसकी मां का कल रात बीमारी से निधन हो गया था। इस अचानक लगे झटके ने हैंक को बुरी तरह तोड़ दिया। उसे मजबूरन जज से केस की तारीख आगे बढ़ाने की गुजारिश करनी पड़ी। अपना सामान पैक करके वो अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। तब उसकी पत्नी ने भी साथ चलने को कहा, लेकिन हैंक ने गुस्से में उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि वो दिन रात काम में बिजी रहता था और कई दिनों तक घर नहीं आता था, जिसके चलते उसकी पत्नी अकेलेपन से परेशान होकर किसी और आदमी के साथ रिश्ते में थी। उन दोनों की शादी अब सिर्फ नाम की रह गई थी। आज की तारीख में हैंक की जिंदगी में सिर्फ उसकी प्यारी बेटी ही उसके लिए सबसे अनमोल थी। वो एक बेहद चालाक और बेईमान वकील है, जो पलक झपकते ही बेगुनाहों को जेल भेज सकता है और उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं होता। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर और बेरहम भाव रहता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी के सामने भी वो बहुत कम मुस्कुराता है। लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। जब भी हैंक घर लौटता है तो अपनी शर्ट की जेब में एक कैंडी छिपा कर लाता है और उसकी बेटी भी बड़े प्यार से नखरे दिखाते हुए पूछती है, क्या आपको कुछ मिला? क्या आपको मेरी सबसे फेवरेट कैंडी मिल गई? मुझे दिखाओ। बच्ची अपने पापा से बहुत प्यार करती है। वो अभी मौत का मतलब नहीं समझती। उसे बस इतना पता है कि पापा फिर से उसे छोड़कर लंबे समय के लिए जा रहे हैं। वो उन्हें नहीं जाने देना चाहती, इसलिए वो उन्हें गले लगाकर उनके साथ कुछ प्यार भरे पल बिताना चाहती है। कुछ वजहों से हैंक का कॉलेज के दिनों में अपने पिता से रिश्ता टूट गया था। आज 20 से भी ज्यादा साल हो गए थे और वो घर नहीं लौटा था। लेकिन वो छोटा सा कस्बा आज भी वैसा ही था। इन सब जानी पहचानी चीजों को देखकर हैंक भावुक हो गया। इतने सालों बाद घर लौटने पर उसे सबसे ज्यादा याद इसी औरत की सताती थी। कस्बा तो वही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। जिस माँ ने उसे जन्म दिया था वो उसकी कामयाबी देखने के लिए जिंदा नहीं रही। हैंक के 2 और भाई है। उसका बड़ा भाई एक बहुत ही शानदार बेसबॉल खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। उसका छोटा भाई दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर है, लेकिन घर के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। बाहर से सख्त दिखने वाला हैंक भी उससे बहुत लाड करता है। वो हमेशा हाथ में एक वीडियो कैमरा लिए खूबसूरत पलों को कैद करता रहता है। इसी तरह वो अपनी मासूमियत के साथ आज तक बड़ा हुआ है। तीनों भाइयों के बीच बहुत ज्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, लेकिन उनका प्यार शब्दों का मोहताज नहीं था। सबको पता था कि हैंक इतने सालों बाद घर लौटा है तो जरूर कोई बहुत जरूरी काम ही होगा। कुछ ही देर में हैंक उस कोर्ट रूम में पहुंच गया जहां उसके पिताजी जज थे। हैंक जैसे बेईमान वकील के मुकाबले उसके पिताजी बेहद ईमानदार इंसान थे। कस्बे के इकलौते जज होने के नाते चाहे कोई अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा, उनके कोर्ट में सबको पूरा इंसाफ मिलता था। उनके इसी बेबाक और सख्त अंदाज की वजह से कस्बे के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। हैंक बचपन की तरह ही बालकनी में छिपकर कोर्ट देख रहा था। उन जाने पहचाने चेहरों को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पिताजी आज भी वैसे ही गंभीर थे। शायद हैंक को खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि उसका अपना सख्त रवैया बिल्कुल इन्हीं की तरह हो सकता है उसे पता हो, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था। पर चाहे जो भी हो, अपने पिताजी के सामने वो आज भी सालों पुराना वो छोटा सा बच्चा ही था। पिताजी बचपन से ही हैंक के हीरो थे। उसे लगता था कि पिताजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तभी उसने एक अजीब सी चीज देखी। इतने सालों तक जज रहने वाले उसके पिता आज अपने रोज के साथ काम करने वाले लोगों के नाम तक ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे, जबकि एक जमाने में वो किसी अनजान मुजरिम का नाम भी कभी गलत नहीं बोलते थे। ये सब देखकर हैंक बुरी तरह हैरान रह गया और उसके मन में खतरे की घंटी बजने लगी। फिर अचानक पिताजी ने एकदम सही तरीके से अपना फैसला सुना दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। हैंक ने भी सोचा कि शायद ये बस एक छोटी सी गलती थी
और उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर पिताजी अब बूढ़े हो रहे थे तो याददाश्त कमजोर होना काफी आम बात थी। कोर्ट खत्म होने के बाद पिताजी ने जूरी के बाकी सदस्यों को बड़े प्यार से गले लगाया, लेकिन इतने सालों बाद लौटे अपने बेटे से वो बस फॉर्मेलिटी के लिए हाथ मिला रहे थे, मानो वो दोनों पहली बार मिल रहे हों और बिल्कुल अनजान हो। उनका ये रूखापन देखकर हैंक को बहुत बुरा लगा। घर लौटकर उसने तुरंत अपने बड़े भाई से इस बात की शिकायत की, लेकिन उसे और भी बुरा तब लगा जब उसने देखा कि उसका कमरा अब एक कबाड़ खाने में बदल दिया गया था। ये देखकर हैंक को खुद पर ही हंसी आ गई। उसे लगा कि शायद पिताजी की नजरों में वो भी किसी बेकार और पुरानी चीज की तरह ही था। अगले दिन सुबह माँ का अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए। बस पिताजी अभी भी कब्र के पास बैठे उनसे अपने दिल की अधूरी बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी तो जाहिर सी बात है वो उन्हें जवाब नहीं दे सकती थी। आखिर में नम आंखों के साथ उन्होंने अपनी पत्नी को चूम कर अलविदा कहा। पिताजी का ये बर्ताव ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक प्यार करने वाले पति का अपनी पत्नी के लिए ये दर्द समझा जा सकता था, लेकिन हैंक को इसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अपने पिता को जानता था और एक वकील होने के नाते उसे यकीन था कि पिताजी जरूर सबसे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। घर लौटने के बाद हैंक ने बातों ही बातों में अपने भाई से पिताजी के बारे में पूछना शुरू किया। उसे शक था कि जज साहब ने शायद फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है, लेकिन भाई को उसकी ये बात एकदम बकवास लगी। जब हैंक घर से दूर था तब बड़ा भाई पिताजी के साथ रहा था, इसलिए उसे पक्का मालूम था कि पिताजी ने सालों पहले ही शराब छोड़ दी थी। लेकिन इससे पहले कि हैंक कुछ कहता पिताजी अचानक लिविंग रूम में आ गए। उनका वो सख्त चेहरा देखकर हैंक तुरंत डर के मारे खड़ा हो गया। फिर पिताजी ने बताया कि वो ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, लेकिन तभी वो मुड़े और बड़े गंभीर अंदाज में हैंक से एक बात कही। जब से हैंक घर लौटा था पिताजी ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उससे हाथ मिलाया था, मानो वो बाप बेटे नहीं बल्कि बिल्कुल अनजान लोग हो। उसके बाद उन्होंने उससे कोई बात नहीं की। इतने दिन एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद आज पहली बार पिताजी ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की थी। ये खुशी की बात हो सकती थी, लेकिन हैंक को अंदर ही अंदर बहुत अजीब लगा। पिताजी जिस तरह से जानबूझकर उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे वो हैंक के लिए बर्दाश्त से बाहर था। बाप बेटे के बीच इस कड़वाहट को देखकर दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। हारकर वो हैंक को मन बहलाने के लिए बाहर ले गए। अगली सुबह जब हैंक गलती से गैराज में गया तो उसने देखा कि पिताजी की कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। यही वो सीन था जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। अपने पिता की फिक्र में हैंक ने गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही कड़वी बातें कह दी। उसने सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या वो फिर से शराब पीने लगे थे। वो सिर्फ अपने पिता को लेकर घबराया हुआ था, लेकिन पिताजी को उसके बात करने का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों भाइयों के सामने बाप बेटे के बीच फिर से जबरदस्त बहस शुरू हो गई। बातों ही बातों में पिताजी ने सबके सामने हैंक के पुराने राज भी खोल दिए। हैंक गुस्से में आगा बुला होकर वहां से अपनी कार में निकल गया। उसने जाते जाते कहा कि वो मरते दम तक इस घर में कभी वापस नहीं आएगा। अपने बेटे को इस तरह जाते हुए देखकर पिताजी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, इसके बजाय उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। शायद सिर्फ हैंक ही इसे समझ सकता था, लेकिन वो जा चुका था और अब इस सच को जानने का कोई मौका नहीं बचा था। दोनों भाई बस वही खड़े सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठने के बाद हैंक का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अचानक उसके दिमाग में बचपन में पिता के साथ मछली पकड़ने की पुरानी यादें ताजा हो गई। तीनों भाइयों में हैंक बिल्कुल अपने पिता जैसा ही था, इसीलिए बचपन में पिताजी उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। हैंक को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आज उनके बीच इतनी नफरत कैसे आ गई। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता बड़े भाई का फोन आ गया। हैंक को लगा कि वो उसे समझाने के लिए फोन कर रहा है, लेकिन भाई ने बताया कि पिताजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हैंक अभी भी इतने गुस्से में था कि उसने कुछ नहीं सुना। ऐसे छोटे मामलों के लिए उन्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हैंक अचानक कुछ समझ गया, लेकिन सबसे जरूरी काम डैड को बाहर निकालना था, इसलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। वहां अपनी बातों के जादू से हैंक ने बिना किसी परेशानी के डैड को बाहर निकाल लिया। लेकिन पुलिस ने आगे की जांच के लिए डैड की कार जब्त कर ली थी। वापस लौटते समय डैड अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने शराब पी थी और कहने लगे कि उन्हें कुछ भी टकराना याद नहीं है। लेकिन हैंक इस बात पर अड़ा था कि डैड नशे में गाड़ी चलाने की बात छुपा रहे हैं। जाहिर है ये भी हो सकता है कि वो किसी और डरावने सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे उनकी बहस बढ़ती गई हैंक गुस्से में घर के दरवाजे से आगे निकल गया। फिर ब्रेक लगाकर उसने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ी। डैड के इस रवैये ने हैंक को गुस्सा और बेबस दोनों कर दिया था। जैसा उसने सोचा था पुलिस जल्द ही उनके दरवाजे पर आ गई, क्योंकि उन्हें डैड की कार में मरने वाले इंसान का खून मिला था। अब तक मामला काफी साफ हो चुका था, लेकिन पक्के सबूतों के बिना पुलिस उन्हें सिर्फ मुख्य संदिग्ध ही मान सकती थी और इस केस को जानबूझकर किए गए कत्ल का मामला मान लिया गया, क्योंकि मरने वाले का डैड के साथ पुराना झगड़ा था। पुलिस स्टेशन से बाहर आने पर पीड़ित का परिवार काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसने सबके सामने जोर से गालियां दी और गुस्से में इल्जाम लगाया कि डैड एक शरीफ दिखने वाले कातिल है। आखिर में उसने कार की खिड़की पर थूक भी दिया। सड़क किनारे खड़े अपने जाने पहचाने कस्बे के लोगों को देखकर डैड ने कुछ नहीं कहा, बस पूरी तरह चुप रहे। लेकिन हैंक का कमजोर दिमाग वाला भाई समझ नहीं पा रहा था कि लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। ऊपर से हैंक के बार बार पूछने पर आखिर डैड ने एक पुरानी और दबी हुई याद को ताजा किया। असल में वो मरने वाला एक गुंडा था। जब वह कम उम्र का था तो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद उसने सीधे बंदूक निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन मामला इतना गंभीर था कि उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो वो गुंडा वहां एक बच्चे की तरह रोने लगा। उसने मिन्नतें की कि वो बस नशे में था और आगे से वो जरूर सुधर जाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। डैड जो खुद एक पिता थे उस नासम लड़के को देखकर पिघल गए। हमेशा सख्त और इंसाफ पसंद रहने वाले डैड ने भी पहली बार किसी बुरे इंसान का पक्ष लिया। आखिर में डैड ने उस पर रहम किया और उसकी लंबी जेल की सजा को सिर्फ 30 दिन की मजदूरी वाली सजा में बदल दिया। लेकिन डैड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जेल से छूटने वाली सुबह ही वो गुंडा उस लड़की के पास पहुंच
पहुंच जाएगा और बड़ी बेरहमी से उसे पानी के टैंक में डुबो देगा। इस बार डैड ने कोई रहम नहीं दिखाया। भले ही वो नाबालिग था, फिर भी उन्होंने उस गुंडे को 20 साल की कड़ी जेल की सजा सुनाई। वो कुछ समय पहले ही अपनी सजा काटकर बाहर आया था। जब भी डैड उस बात को याद करते तो उनका दिल पछतावे और गुस्से से भर जाता। इसलिए उन्होंने बड़े बेटे से कार रोकने को कहा ताकि वो बाहर टहलकर खुली हवा में सांस ले सके। तभी हैंक ने उन्हें याद दिलाया कि मौजूदा सबूतों और उनकी पुरानी दुश्मनी को देखते हुए उन पर से शक हटाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हैंक की चिंता के उलट डैड बिल्कुल शांत दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये बस एक मामूली एक्सीडेंट था जो उन्हें याद नहीं है, या फिर शायद कोई चोर उनकी कार चुरा ले गया होगा और किसी को टक्कर मारने के बाद चुपचाप कार वापस छोड़ गया होगा। ऊपर से डैड ने ताना मारते हुए कहा कि वो कस्बे से कोई भी मामूली वकील कर लेंगे जो हैंक से ज्यादा भरोसेमंद होगा। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वे हैंक की बेइज्जती कर रहे हैं और उनके दिल में हैंक के लिए गहरी नफरत है। हैंक ने कभी नहीं सोचा था कि डैड की नजरों में वो इतना बुरा इंसान है। उसकी आंखें भर आई, लेकिन फिर उसने भी उसी तरह कड़वे शब्दों में जवाब दिया। बड़े भाई के साथ एक ही बहस के बाद हैंक भी गुस्से में कार से उतर गया। बाप बेटे दोनों की फितरत एक जैसी थी। वे अपनी परवाह जताने के लिए कड़वी बातें बोल लेंगे, लेकिन कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसलिए आखिर में वे हमेशा एक दूसरे से मुंह मोड़े ही रहे। अपने पिता को दूर जाते देख हैंक ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि जेल उसके वाले रास्ते पर है। वो अपने पिता के अड़ियल स्वभाव को जानता था। उसे पता था कि प्यार से समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। शायद थोड़ा उकसाने से डैड मुड़कर उसकी तरफ आ जाए, क्योंकि घर जाने का असली रास्ता उसी तरफ था। जैसे ही हैंक वहां से जाने लगा, उसके भाई ने अचानक उनके बचपन के खेलने का एक वीडियो चला दिया। उस प्यारे से नजारे ने हैंक के दिल में दबी ममता को जगा दिया। स्क्रीन पर देखते हुए हैंक को ऐसा लगा जैसे वो कैमरा पकड़े हुए अपने डैड को देख रहा हो, जिनके चेहरे पर बहुत प्यार था। उस पल उसके दिल में जमी बर्फ पिघल ही गई। आखिरकार हैंक ने डैड के साथ वकील से मिलने जाने का फैसला किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डैड ने जिस वकील को चुना था वो असल में एक एंटीक चीजें बेचने वाला था। उसके पास बस वकालत की एक डिग्री थी, लेकिन केस लड़ने का उसे कोई अनुभव नहीं था। हैंक को इस पर बहुत ऐतराज था, लेकिन डैड जैसे जानबूझकर हैंक की बात काटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसी आदमी को अपना वकील चुना। और सच में हैंक का शक सही निकला। वो अनाड़ी वकील बिल्कुल बेकार था। सुनवाई वाले दिन डैड का वकील बाहर घबराहट के मारे उल्टी कर रहा था। ये देखकर हैंक का सिर दर्द से फटने लगा और उसे आज की कोर्ट की सुनवाई की चिंता सताने लगी। और हुआ भी वही। सुनवाई शुरू होते ही उस आदमी की हरकतों ने हैंक को लगभग पागल ही कर दिया। पूरे समय विरोधी वकील उस पर हावी रहा। हैंक इतना बेचैन हो गया कि उसने कई बार उस वकील को टोक कर समझाने की कोशिश की, लेकिन जज ने उसे सख्त हिदायत देकर रोक दिया। डैड को परेशानी में फंसता देख हैंक से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने झटपट एक कागज पर बचाव का तरीका लिखा और उसे जोर से अपने ही वकील की तरफ फेंक कर मारा। इस वजह से कोर्ट के गार्ड्स ने हैंक को बाहर निकाल दिया और डैड की किस्मत तय करने वाली ये सुनवाई जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पूरी तरह से नाकाम रही। एक गहरी मायूसी हैंक के दिल पर छा गई। उसे पता था कि अब डैड पर कत्ल का और भी संगीन इल्जाम लगेगा और शायद उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही काटनी पड़े। उस नाकाबिल वकील ने शर्मिंदगी के मारे खुद ही केस छोड़ दिया, क्योंकि वो इस मुश्किल केस को नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन केस चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, हैंक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। वो दोबारा डैड के पास गया और उस रात की घटना के बारे में बारीकी से पूछने लगा, लेकिन डैड की याददाश्त जैसे कहीं खो गई थी। उन्हें बस धुंधला सा याद था कि वो सुपरमार्केट से अंडे लेने गए थे और वापस आते समय भारी बारिश से सड़क पर पानी भर गया था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से घर आने के लिए मुड़ गए। उसके बाद की कोई भी बात उन्हें याद नहीं थी। इस बार हैंक ने कोई सवाल नहीं उठाया। उसने चुपचाप डैड के हाथ से पेन लिया और कागज पर कुछ तेजी से लिखने लगा। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मजाक किया और कहा कि उसकी फीस बहुत ज्यादा है और डैड उसे चुका नहीं पाएंगे, इसलिए उसने दरियादिली दिखाते हुए डैड का केस मुफ्त में लड़ने का फैसला किया है। ये कहकर हैंक मुड़ा और अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में चला गया। वो डैड को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि डैड उसकी इस मदद को ठुकरा देंगे, लेकिन तभी अचानक दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा आया जिस पर बहुत ही सीधे और साफ तरीके से 2 सही के निशान लगे थे। ये देखकर हैंक के चेहरे पर एक समझदार सी मुस्कान आ गई। बाप बेटे के बीच सालों से जमी बर्फ अब पिघलने लगी थी, लेकिन साथ ही हैंक के मन में एक सवाल भी उठा। डैड बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर अचानक उनकी याददाश्त कैसे चली गई? जब तक कि एक दिन उसने अपने भाई के वीडियो में गलती से डैड को ड्रिप चढ़वाते हुए नहीं देख लिया। हैंक की आंखें तुरंत उदास हो गई। असल में डैड जानबूझकर सच नहीं छुपा रहे थे, बल्कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अगली सुबह हैंक डैड को एक्सीडेंट वाली जगह पर ले गया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ खोई हुई यादें वापस आ जाए। इसी बीच उसने बहुत संभल कर डैड की सेहत के बारे में भी पूछा, लेकिन ये बहुत हैरान करने वाला था कि थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद डैड ने खुद ही मान लिया कि उन्हें कैंसर है और याददाश्त जाना उसी कीमोथेरेपी का असर था। डैड ने हैंक की फिक्र देख ली थी, इसलिए उन्होंने बात टालते हुए कहा कि अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। भले ही डैड ने बेपरवाही से बात कही, लेकिन हैंक के चेहरे पर उलझन और चिंता साफ दिख रही थी। डैड का बुढ़ापा सुकून से बीते, इसके लिए हैंक के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि अगर वो कोर्ट में डैड की बीमारी के बारे में बता दे तो शायद जज को उन पर रहम आ जाए और उन्हें कम सजा मिले। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही, डैड ने सख्ती से इसका विरोध किया। जिंदगी भर इंसाफ का साथ देने वाले एक पुराने जज होने के नाते उनके लिए कुछ उसूल उनकी जान से भी बढ़कर थे। ये सुनकर हैंक अंदर तक बेबस महसूस करने लगा। वो हमेशा से कानून की बारीकियों को समझता था और नियमों के बीच से रास्ता निकालने में माहिर था, लेकिन डैड जैसे जिद्दी और उसूलों वाले इंसान के आगे उसकी एक न चली। कोर्ट की पक्की सुनवाई का इंतजार करते हुए हैंक अपनी बेटी को वहां ले आया। कार से उतरने से पहले उसने अपनी बेटी को बार बार समझाया कि दादाजी का स्वभाव थोड़ा अजीब है, इसलिए वो उनसे बहुत संभल कर बात करे। हैंक ने अपने दिमाग में कई बार सोचा था कि उन दोनों के पहली बार मिलने पर हंगामा होगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों की पहली मुलाकात इतनी अच्छी रहेगी कि वे एक दूसरे को गले भी लगाएंगे। तब जाकर हैंक को एहसास हुआ कि
कि डैड के इस सख्त और जिद्दी रूप के पीछे सच में एक नरम और प्यार करने वाला दिल छुपा है। आने वाले दिनों में भी हैंक ने पूरी कोशिश की कि वो डैड को समझा सके कि वो उसका साथ दे और बयान एक जैसा रखे, लेकिन हर बार बात बहस पर ही खत्म होती। हार मानकर उसे डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी, इस उम्मीद में कि वो कोर्ट में गवाही दे सके कि कीमोथेरेपी की वजह से घटना वाले दिन डैड की याददाश्त चली गई थी और उनका दिमाग सही नहीं था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।